ओके, चलो गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट इज बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि रोटेशनल मोशन के लिए राइट ना, जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो मास लीनियर मोशन होने के लिए मदद करता है राइट ना। जैसे आप लोगों का रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन में अगर आपको लीनियर मोशन परफॉर्म करना है, उसमें लीनियर मोशन अगर थोड़ा बहुत देखना है तो उसके लिए उसका मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? इनर्शिया आप लोगों को पता है, इनर्शिया का मतलब क्या है कि भाई ये एक छोटा बॉडी है, ये एक बड़ा बॉडी है, इनमें से इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? बड़े बॉडी में। ठीक है ना, बड़े बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, छोटे बॉडी का इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है बॉडी का टू रजिस्ट द अपोज टू रजिस्ट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रजिस्ट द क्या? मोशन, जो मोशन उन्हें नहीं देता है। ठीक है, जैसे एक बड़ा पत्थर है, छोटा बॉल है, तो आप छोटे बॉल को क्या करोगे? इजीली आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे तो हिल जाएगा राइट ना, उसको फोर्स अप्लाई करोगे तो हिल जाएगा। लेकिन बड़ा पत्थर है, उसको आप फोर्स अप्लाई करोगे तो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है या अपोज करता है। ठीक है, सॉरी बेटा, रेजिस्ट करता है या अपोज करता है, किसके लिए? मोशन के लिए, कि हाँ मुझे मोशन नहीं होना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो किसको रेजिस्ट करेगा? रोटेशनल मोशन को। किसको रेजिस्ट करेगा? रोटेशनल मोशन को होने नहीं देगा। ठीक है, सो इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन में क्या कर लिख सकते हो? प्रॉपर्टी, it is the property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or यूनिफॉर्म रोटेशन। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है? भाई मैं यूनिफॉर्म रोटेशन में या रुका हुआ हूँ तो मुझे रुके रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये किसका काम होता है? रोटेशन, ये होता है इनर्शिया काम। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई भी फिगर के एक्सिस पे कैलकुलेट किया जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया is calculated about some axis, और वो एक्सिस होता है यूजुअली इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यूजुअली द रोटेशनल एक्सिस, यूजुअली वो रोटेशनल एक्सिस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू द मास of the particle and perpendicular distance from the axis। ठीक है, अब देखो इनर्शिया को समझो क्या है। अब इनर्शिया ये फॉर्मूला है राइट। इनर्शिया अब एक सिंगल पार्टिकल का भी हो सकता है, या फिर एक पूरे मास का भी हो, मतलब एक पूरे बॉडी का भी हो सकता है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी, या सिंगल बॉडी नहीं लेते, एक पर्टिकुलर आप लोगों को समझने के लिए पार्टिकल ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी बोल दूंगा तो आप
फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो सिंगल पार्टिकल। तो देखो ध्यान दो, इधर क्या है बेटा, इनर्शिया को आप समझना कैसे है, ठीक है। सपोज ये आपका एक छोटा सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल को घुमाना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है एक लकड़ी के साथ, राइट ना, ये पेन है, पेन के साथ एक डोरी है, डोरी के सामने एक आपका छोटा सा पत्थर बांधा है। तो आप जब इसको घुमाते हो, इसको घुमाते हो, राइट ना, सो वो पार्टिकल गोल 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 घूमता है कि नहीं घूमता है, इसके अराउंड में गोल गोल घूमता है ना, राइट ना। सो ये पार्टिकल है, ये आपका वो डंडा है, राइट ना, ये आपका वो डंडा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग को यहाँ से बांध दिए, यहाँ से आपने क्या दिया, एक स्ट्रिंग को बांध दिए, ठीक है, जो कि डिस्टेंस आर है और ये मास है। जब इसको आप घुमाओगे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप घुमाओगे, ऐसे आप जब इसको घुमाओगे, राइट ना, सो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा, घूमेगा कि गोल गोल नहीं घूमेगा, ये भी गोल गोल घूमेगा, हाँ कि ना, गोल गोल घूमेगा, राइट ना। सो इसी को आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने ऊपर क्या बताया था, इट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। मतलब अगर इसका मास मैंने स्मॉल आई पकड़ लिया, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल पार्टिकल विल बी, सिंगल पार्टिकल विल बी, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास यानी स्मॉल मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर। तो सिंगल पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, r इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation। इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज इक्वल्स टू kg पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा ml2 ml2 के बराबर, ठीक है। सो ये आपका क्या था, एक पर्टिकुलर, एक सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। अब बेटा अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के ले लूँ, ठीक है, सो उसके लिए हम अभी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे अगर पार्टिकल्स होते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of particles, of a system of particles, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब ये आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम है, यानी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक रिजिड बॉडी, इतना बड़ा नहीं कुछ, ठीक है। ये आपका एक सिस्टम है, मतलब सिस्टम मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। लेट ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है बेटा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से हमें इसको बांध के घुमाना है। सो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये अगर मास है तो ये r1 हो जाए, ये m1 हो जाएगा, और ये उसका डिस्टेंस r1 हो जाएगा, राइट ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मास अगर m2 पकड़ा तो इसका ये r2 हो जाएगा, ये अगर मास m3 पकड़ा तो ये हो जाएगा इसका r3, राइट ना। ये अगर मैंने m3 पकड़ा तो ये हो जाएगा, m4 पकड़ा तो ये हो जाएगा r4। अब देखो ये सब अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, अपनी अपनी जगह घूम रहे का क्या मतलब है कि ये कुछ इस तरह से इसका सर्कुलर मोशन होगा, इसका सर्कुलर मोशन, राइट ना, ये एक दूसरे में नहीं घुसेंगे, इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह होगा जो कि इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा,
राइट ना, इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? आ रहा है ना समझ में? एक एक पार्टिकल, अब इसका क्या होगा, इसका उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है तो उससे भी बड़ा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और ये परफॉर्म करेगा सबसे छोटा सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से सभी अपने अपने क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सभी अपने अपने क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। सो हम अगर लिखते हैं लेट m1 m2 m3 and so on up to m of n are the masses of particles present in a system with r1, r2, r3 and so on up to r of n be the perpendicular distances from axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब अलग अलग के लिए निकालूंगा। फॉर m1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर m1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, I1 इक्वल्स टू क्या था, m r स्क्वायर, राइट ना। सो m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना, m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा। I2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, m2 r2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। I3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, m3 r3 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड अप टू nth टर्म के लिए, nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, I ऑफ n इज इक्वल्स टू mn r ऑफ n का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फॉर होल सिस्टम, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिस्टम, सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, I ऑफ सिस्टम, सब का आपको प्लस करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन अप टू I ऑफ n, अप टू I ऑफ n। इन सब का प्लस करके क्या बना, फिर वैल्यू डालेंगे। सो I ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन mn r ऑफ n का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब ये पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इन वन वर्ड, इन वन वर्ड क्या लिख सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट में, इनर्शिया फॉर ए सिस्टम इज सबमिशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, सभी इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ ना बोल दो प्लीज। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो इसके आगे देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो हेडिंग डाल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किस किस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सो कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका डिपेंड रहता है, सबसे पहला मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, दूसरा साइज ऑफ बॉडी, तीसरा शेप ऑफ बॉडी, चौथा पोजीशन ऑफ एक्सिस,
चौथा ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, फोर्थ distribution of mass about the axis, distribution of mass about the axis। ठीक है, तो उसका उस बॉडी का मास क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, पोजीशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डायगोनली है, ओरिएंटेशन राइट ना, पोजीशन, उसके बाद ओरिएंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, एक्सिस के सराउंडिंग में मास बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया doesn't depends on, किस पे वो डिपेंड नहीं करता है। सो किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, तीन फैक्टर, चार फैक्टर है बेसिकली। सबसे पहला एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा है ना कि भाई तू हो रहा है परफॉर्म कर, पर मैं तेरे को रजिस्ट कर रहा हूँ। सो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, ठीक है। फोर्थ है टॉर्क, TORQ, टॉर्क है कपल फोर्स के कारण, मतलब वन काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, टाउ, जिसको टाउ से डिनोट किया जाता है, दिस इज अवर थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज अवर एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये चार फैक्टर्स पे वो डिपेंड नहीं करता, जैसे जैसे बेटा आगे आते जाएगा वैसे वैसे हम इसको करते हुए जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे आते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, राइट ना, रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, ओके, उसके लिए हम देखेंगे। यानी पूरे अगर बॉडी का निकालना है तो हम एक वो अलग अलग पॉइंट मासेस का निकालते हुए, अगर रिजिड बॉडी का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, या कंटिन्यूस बॉडी का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। सो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a continuous mass distribution or rigid body। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन या रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। मतलब एक एक कैसा है, मतलब एक सॉलिड वाला है, सपोज ये एक सॉलिड वाला एक कोई तो भी आपका मास है, जैसे आप सॉलिड वाला मास यानी क्यूब ले लो, मतलब पूरा भरा हुआ क्यूब ले लो और हॉलो क्यूब ले लो, ठीक है। तो भरा हुआ क्यूब का आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, उस भरे हुए क्यूब का एक छोटा सा पार्टिकल का पहले निकालोगे, एक छोटा सा पार्टिकल का निकालोगे भरे हुए क्यूब का, और उसको फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, करोगे कि नहीं। एक छोटा सा मास के लिए निकाल लोगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे का निकल जाएगा, राइट ना, ऐसे ही करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, वैसे ही। सो इसमें भी वही चीज करते हैं हम, कि हम इसको सीधा सीधा क्या निकालते हैं कि उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। सो इसको क्या लिखेंगे, फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन we replace summation by integral, by integral, मतलब सब्मेशन को इंटीग्रल से हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट, ठीक है। सो क्या होता है, मतलब जैसा हम वहाँ पे सब्मेशन करते नहीं, I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ठीक है। आर एम आर स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे डी एम यानी छोटा, राइट ना, इसको हम ऐसे लिखते थे ना, सब्मेशन ऑफ आर स्क्वायर, राइट ना, एम आर स्क्वायर ऐसे लिखते थे कि नहीं, एम आर स्क्वायर, राइट ना। तो इस सबमिशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन से,
राइट ना। समेशन किससे रिप्लेस हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो रहा है, और कैपिटल एम जो कि पूरा मास है वो रिप्लेस हो रहा है एक छोटे से मास के लिए, एलिमेंटल मास के लिए। समझ में आ गया बेटा इतना? किसी को कोई डाउट है? एक बार हाना बोल दो। सो बेटा नेक्स्ट करेंगे हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए इनर्शिया क्या है, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है ए रिंग, एक रिंग है ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर एंड ऑफ मास, और उसका मास है 10 kg का, इज रोटेटिंग अबाउट geometrical axis, is rotating about geometrical axis at the rate of 35 rotation per second, at the rate of 35 rotation per second, full stop. Find the moment of inertia, find the moment of inertia. एज हमने अभी आपको बताया कि ओमेगा पे डिपेंड नहीं रहता है, राइट ना, मतलब रोटेशन पे डिपेंड नहीं रहता है। रहता है क्या बेटा? नहीं रहता। मैंने बताया आपको, बताया ना। मतलब क्या है, एक रिंग है, एक रिंग है, ऐसा एक कुछ रिंग है, ठीक है, रिंग है, और इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस यानी बीच में से, ठीक है, बीच में से ही इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, बीच में से ही है इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस। डायमीटर कितना है? पूरा डायमीटर कितना है? यहाँ से यहाँ तक डी जो दिया है 0.4 मीटर का है, मतलब आर कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 मीटर का आर हो जाएगा, राइट ना। मास दिया है स्मॉल एम, कितना दिया है आपका? 10 kg। स्मॉल एम कैपिटल एम पूरे का मास दिया है, एलिमेंटल नहीं दिया है। सो सॉल्यूशन में आप लोगों के पास जो गिवन दिया है, गिवन में d इक्वल्स टू 0.4 मीटर, वेयर r इक्वल्स टू d बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर का r हो गया, एंड मास इज इक्वल्स टू 10 kg का मास हो गया बेटा। सो आप लोगों के एज वी नो एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मोमेंट, ठीक है, MOI लिखते हैं शॉर्ट में, ऑफ रिंग, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, I इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला बेटा? mr स्क्वायर है, राइट ना, mr स्क्वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग रहता है, वो हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10 इंटू 0.04, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 kg पर मीटर, kg मीटर स्क्वायर पर, नहीं है मीटर स्क्वायर, फिर हमने, ठीक है। सो कितना आया आपका आंसर? क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज इक्वल्स टू 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, गॉट इट? सबको समझ में आ गया बेटा? सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 3 point of masses m1, m2 and m3 are located at the vertices, of an equilateral triangle, of length small है। अब लेंथ कभी कभी क्वेश्चन में स्मॉल ए, स्मॉल एल, जो भी आप लोगों को दिया रहेगा एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, आप लोगों को उसके लिए सॉल्व करना है। डिटरमाइन द मूवमेंट of inertia, the moment of inertia of the system, the moment of inertia of the system about an axis along the altitude
along the altitude of the triangle passing through M1. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों का M1 M2 M3 ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, ऑफ इक्वल मासेस, लेंथ L पे है। तो कभी कभी कैसा रहता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी आप लोगों को यहाँ पे M1 की जगह पे M2 की जगह पे 2M और M3 की जगह पे 3M दिया रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ट्राइंगल है, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा आता है आपको पता हो जाता है, क्या हो जाता है कि इन सब का लेंथ सेम है, ठीक है, सेम है। M1 के अराउंड में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं हम M1, इसको M1 पकड़ लेते हैं, इसको M2 पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं M3। अब सबका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है बेटा, एल्टीट्यूड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू M1। मतलब कहाँ से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको रोटेशन कौन सा, ये है, समझ में आ रहा है, इसके अराउंड में घूम रहा है, M1 के अराउंड में घूम रहा है, ठीक है। सो अब यहां से यहां तक का आर कितना है वो ढूंढना है, ठीक है। अब ये कितना है, पूरा कितना है बेटा, ए है। सो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बताओ, a/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा बताओ बेटा, a/2 ये क्या है, a हो गया, ये क्या है, a हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो एक बार, ठीक है ना। सो अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को, क्या है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 R2 R3 पे निकालना है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि M1 जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करना है, लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मतलब R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो द डिस्टेंसेस ऑफ M1 M2 and M3 from the axis of rotation, from the axis of rotation R, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या है, x1 क्या है, x1 क्या मतलब आपका R1 क्या है, R1 क्या हो जाएगा, R1 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो इसके लिए R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। R2 M2 कितने दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, a/2 डिस्टेंस पे, तो इसका होगा a/2। सिमिलरली R3 कितने डिस्टेंस पे है, R3 है कितने बाय, a/2 के डिस्टेंस पे, भाई a/2 के डिस्टेंस पे हो गया, समझ में आ गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो नाउ, व्हाट इज आई, तीन एक्सिस के लिए क्या होगा, मतलब तीन मासेस के लिए क्या होगा बताओ जल्दी, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। समझ में आया, हाँ ना बोल दो एक बार, चलो बढ़िया, समझ में डालना है। इसमें आगे आप लोगों को क्या डालना है बेटा, वैल्यूज डालना है। आई इज इक्वल्स टू M1 की वैल्यू क्या है, M है, बट R1 क्या है, 0 है, प्लस M2 की वैल्यू भी M है, बट व्हाट इज R2 की वैल्यू है a/2 का होल स्क्वायर, प्लस M3 की वैल्यू क्या है बेटा, M3 की वैल्यू भी आपका क्या दिया है क्या, नहीं दिया, तो M2 ही पकड़ते हैं, नहीं दिया, इक्वल दिया है क्या, देखते लेते एक बार, नहीं दिया, M1 टू मास पॉइंट नहीं दिया, तो M2 M3 पकड़ लो, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी। चलो इसको सॉल्व करते, पहला वाला तो बन गया 0, अब ये क्या बना a/4 और ये बन गया a/4, तो a/4 अगर a/4 a²/4 अगर कॉमन निकाल लिया तो बेटा क्या बनता है, M2 प्लस M3 बनता है। समझ में आया, M2 तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे हमने गलत कंसिडर कर लिए थे कि मुझे लगा था इक्वल मासेस है, ठीक है, दिया रहता है वैसे इक्वल मासेस के लिए, और 2m 3m और 1m के लिए ऐसा सॉल्व किया हुआ दिया रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाइक कर दे रहा हूँ, आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट मासेस चेंज है, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज Q2 क्वेश्चन नंबर 2, बट यहाँ पे M1 चेंज हो रहा है किससे, M से, M2 चेंज हो रहा है 2M से, और M3 चेंज हो रहा है 3M से। बाकी सब M1 पे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन M1 पे ही है, बाकी सब जैसे एज इट इज, ठीक है, समझ में आया, बाकी सब जैसे का एज इट इज, सिर्फ इसमें इतना ही चेंज आ रहा है कि M1 M2 ये से चेंज हो रहा है, ठीक है। सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जाता है, सेम, ठीक है, सेम एज Q2 बट M1 यहाँ पे M1 M है, M2 M है, 2M है और M3 3M है, बट जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, बट द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 2L। लेंथ क्या है, 2L है, ठीक है, समझ में आ गया। सेम M1 पे ही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन M1 पे ही है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन M1 पे ही है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम के लिए। समझ में आ गया क्या बेटा, हाँ ना बोल दो एक बार। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब तक नहीं जानोगे आप लोग तब तक अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग नहीं निकाल सकोगे अलग अलग सिस्टम्स का। इसलिए बेसिकली हमको सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा, पता नहीं क्वेश्चन नंबर क्या है, आप लोग बराबर सीरियल वाइज देख लेना। 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स है ऑफ मास m, सभी के मास m है, ठीक है, आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स, एट द 4 कॉर्नर्स, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एज a, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखेगा है जिसका लेंथ है a। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia. Okay, so here the question is, क्या क्या question है, 4 particle of mass m are kept at the 4 corners of the square of edge a. Find the moment of inertia of the system about the line perpendicular to the plane of the square and passing through the center. मतलब क्या दिया है आप लोगों के पास, एक बढ़िया सा स्क्वायर दिया है, राइट ना, यहाँ पे एज पर गिवन क्या दिया है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, राइट ना, 4 मासेस है, 1 2 3 और ये 4 मासेस दिया है, राइट ना, चारों का चारों मासेस m है, m m m m, राइट ना, और इसका लेंथ क्या है a। मतलब अब क्या है, इसके सेंटर से पास हो रहा है बेटा, ध्यान देना, इसके सेंटर से पास हो रहा है, राइट ना, तो सेंटर से मतलब a पॉइंट o पे, पॉइंट o पे। सो आप लोगों को पता ये a है, राइट ना, ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना बताओ, इसका लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा a√2 का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a√2, ठीक है ना। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, यही होगा ना, a/√2 हो जाएगा ना, हाँ कि ना, होगा ना, ओके चलो वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे सभी पार्टिकल्स कितनी दूरी पे है बेटा, फिर सभी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल भी कितने a/√2 दूरी पे है, ये भी पार्टिकल a/√2 दूरी पे है, ये भी पार्टिकल a/√2 दूरी पे है, राइट ना। तो सबका आपको r निकल गया, r निकल गया, सबका निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ, हाँ कि ना, सबका r निकल गया, सबका m पता है, बस निकाल लो फिर आप। नाउ the perpendicular distance of every particle from the given line is a/√2। अब बेटा इसका अगर निकालना है तो मेरे को बता देना, क्योंकि ये तो बेसिकली है। नाउ आप लोग क्या है, सबका एक ही है, तो आप लोग पूरे सिस्टम के लिए एक तो एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करो, या सबका निकाल के इंडिविजुअली किससे करो,
प्लस कर लो, एक ही बात है, राइट ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 और इंडिविजुअली एक का निकाल रहा हूँ, किसी का एक का निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, क्योंकि सबके लिए क्या है, आर भी सेम है, राइट ना, आर भी सेम है, और सबके लिए क्या सेम है, क्या सेम है, एम भी सेम है, राइट ना। सो एक का ही निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 4, एक का निकालूंगा तो क्या आएगा, एम आर स्क्वेयर, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू एम, क्या है, एम ही रहेगा, आर स्क्वेयर मतलब ए बाय रूट 2 का होल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू आई फॉर अ सिस्टम इज इक्वल्स टू 4, कितना बना बेटा, एम ए स्क्वेयर बाय रूट 2 का बन जाएगा 2 एम ए स्क्वेयर। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकला बेटा, 2 ma स्क्वेयर। सो बेटा यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करना है, एक फिगर दिया है, शोज फिगर शोज सिस्टम। तो फिगर हम बना लेते हैं। फिगर में कैसा दिया है, फिगर बहुत इजी है कि ये एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस से दो मास सेपरेटेड है, ठीक है, दो मास सेपरेटेड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट ना, इसका r1 डिस्टेंस है, इसका r2 डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, और आपको फाइनली प्रूफ करना है कि ये ऐसा कुछ आता है करके, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों का आता है करके ये हमें प्रूफ करके देना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम प्रूफ करेंगे, लेट जो दिया है हम कंसिडर करते हैं, R1 और R2, R1 and R2 be the distances of masses M1 and M2 from center of mass respectively, from center of mass respectively, right? So here क्लियरली क्या दिख रहा है कि R1 प्लस R2 मिला के हम टोटल डिस्टेंस D लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हम D लिख सकते हैं। नाउ आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि अगर ऐसा कोई भी एक सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस पे रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, याद होगा आप लोगों को, राइट ना, चलो वेरी गुड। सो ठीक है, और फिर r1 का वैल्यू क्या हो जाता है फिर, देन r1 इज इक्वल्स टू m2 d, मतलब उन दोनों से, इन दोनों से m2d मतलब m2 से d का डिस्टेंस, m2d अपॉन m1 प्लस m2 हमें तो पड़े हैं, और साथ ही साथ में r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक हो गया, ये हमारा r1 और r2 का वैल्यू निकल गया है, ठीक है, क्योंकि r1 r2 हमें पता रहना चाहिए कि यहाँ से r1 कितने दूर है, यहाँ से r2 का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, राइट ना। वैल्यूज डालते हैं, क्या निकला यहाँ पे, m1 r1 की वैल्यू क्या है बेटा, m2d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m2 क्या है, m1 d अपॉन स्क्वायर नहीं लिखे थे हमने, m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो डी स्क्वायर एक तो कॉमन निकलता है, ठीक है, डी स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद क्या बनता है, m1, इसमें भी m1 m2 है, इसमें भी m1 m2 है, मतलब m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब COM सेंटर ऑफ मास के मुताबिक ये क्या हो जाता है, टोटल मास, मतलब डी स्क्वायर इंटू एम हो जाता है। सो क्या बना ये फिर, I इज इक्वल्स टू, ये तो हैंस प्रूफ यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे आपका हैंस प्रूफ हो गया था, हैंस प्रूफ यहाँ पे हो गया था। आगे अगर आप लोगों को निकालना है तो कैपिटल M लिख लेना, ठीक है,
पूरा मास होता है, ये आपको पता है। सो वही है एम डी स्क्वायर होगा, राइट ना। वेयर आप लोगों को आगे एक छोटा सा चीज बता देता हूँ कि ये जो m1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m, इसको म्यू भी कहा जाता है। म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको म्यू यानी म्यू का मतलब होता है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब HCl H2, ठीक है, HCl H2, इन सब का मोमेंट ऑफ मास निकालने के लिए आप लोग, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक बेटा? बताओ हानात बोल दो एक बार। सो बेटा हियर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर हमने लास्ट जिसमें प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आई इक्वल्स टू म्यू डी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले म्यू क्या होता है, व्हाट इज इन बाय म्यू, ठीक है, म्यू यानी रिड्यूस्ड मास। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, मैं छोटा सा एक बार आपको हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आप ही लोगों को करना है। सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लिख लो। सेंटर ऑफ मास फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू म्यू डी स्क्वायर। म्यू क्या है आपका, म्यू हमने सॉल्व किया, म्यू का मतलब होता है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास जो कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 यानी हमारा H इतना हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ Cl अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ Cl। सो आप लोग सबसे पहले ये निकाल लोगे, उसके बाद आप लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको सॉल्व आउट करके भेज दोगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पे।